कुमारादित्य प्रथम थे और द्वितीय भी थे। कुमार गुप्त थे जो प्रथम भी थे। उसका काल कब से कब तक का रहा था? उसका टाइम पीरियड रहा था 415 ईस्वी से 455 ईस्वी पूर्व तक। ये काफी स्थिर एवं शक्तिशाली राजा हुए हैं। इनको अपने पिता से ही विशाल साम्राज्य मिला था। इनको ही महेंद्र द्वितीय की उपाधि भी मिली थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण भी इसी के काल में हुआ था। ये हिंदू धर्म के समर्थक थे, विष्णु को मानते थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति इसकी नीति टॉलरेंस की रही है, सहिष्णुता की रही है। इसके काल में ही सोने के सिक्के चले। कुछ सिक्कों पर कार्तिकेय यानी कि मोर के चिन्ह भी इस पे मिले हैं। जब इनका अंतिम समय था उस समय हुणों का खतरा बहुत बढ़ रहा था। इसके बाद के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बने। तो आगे यहाँ समझते हैं श्रीगुप्त का काल कहाँ से शुरू हुआ था? 240 से 280। और किस प्रकार से गुप्त वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो भी गुप्त आएंगे उनके बारे में समझेंगे यहाँ पर। तो समझते हैं यहाँ पर कुमार गुप्त शासन की प्रथम समय में 415 ईस्वी तक इसने राज किया था। गुप्त काल का सर्वाधिक अभिलेख जितने भी अभिलेख लिखे गए, सबसे ज्यादा अभिलेख अगर लिखे गए तो कुमार गुप्त के काल में ही अभिलेख लिखे गए थे। एक अभिलेख है विल्सण अभिलेख। ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये भी कुमार गुप्त के काल में ही बनवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। शीलभद्र कुमार गुप्त के समय में एक शीलभद्र नाम का एक विद्वान था जो कि कुमार गुप्त के काल में ही था वो। और आगे समझते कुमार गुप्त ने महेंद्र और अश्वमेध की उपाधियां भी धारण की थी, यानी कि महेंद्र की उपाधि भी धारण की थी। और इसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इसने भी। जैसे घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जहाँ तक घोड़ा जाता है वहाँ तक उनका साम्राज्य हो जाता है, इस चीज को भी वो मानते थे कुमार गुप्त। तो उसकी उपाधि भी इसने धारण की थी। मंदसौर अभिलेख में क्या पता चलता है? कुमार गुप्त जो प्रथम थे उसके शासनकाल में उसका विवाह कदम्ब वंश के शासक, ठीक है ना, उनके कुत्स वर्मन की एक पुत्री थी, उसके साथ इसके विवाह का उल्लेख है। जो मंदसौर का अभिलेख है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि उसकी कुमार गुप्त की शादी किसकी पुत्री से हुई थी, उसके बारे में मंदसौर अभिलेख में सब कुछ लिखा हुआ है। आगे समझते हैं मयूर मुद्रा की शैली। मैंने अभी कार्तिकेय के बारे में बताया था कि मयूर मुद्रा, उसी के बारे में बता रही। कार्तिकेय था उसका, वो शैली इसी के काल में विकसित हुई थी। मोर वाहन के मुद्राएं इसमें मिलती हैं। आगे समझते हैं गुप्त काल में, यानी कि जो कुमार गुप्त काल में 623 मुद्राएं मिली हैं जो बयाना से प्राप्त हुई। कहाँ से? अब राजा रानी, गेंडा हंता, गरुड़ जैसी मुद्राएं भी इसके काल में पाई गई थी। ठीक है, आगे समझते हैं। ये तो हुआ कुमार गुप्त के बारे में। इसका काल कब से कब तक का रहा? जो ये कुमार गुप्त था इसका कार्यकाल था 415 ईस्वी पूर्व से लेकर 455 तक। आगे समझते हैं। अब बात आती है स्कंदगुप्त की। इसका कार्यकाल कितना था? जब इसने शासन किया था वो कार्यकाल कितना था? तो उसका कार्यकाल था 455 से 467 ईस्वी तक। कुमार गुप्त की डेथ हो गई थी। अब शासक आया था स्कंदगुप्त, ठीक है। इसके बाद स्कंदगुप्त, जिस समय में स्कंदगुप्त राजा बना उस समय में हुण जो थे उन्होंने भारत पर अटैक किया। इनको हुणों को निपटाने का काम अगर किसी राजा ने किया था तो वो स्कंदगुप्त ने किया था। यह जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार पर्वत के पास है, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से यह जानकारी कलेक्ट की गई थी। जूनागढ़ अभिलेख में सब कुछ लिखा हुआ है और वहाँ से ये जानकारी कलेक्ट हुई थी। और इसके बाद हम बात करते हैं
जूनागढ़ का जो भीतरी अभिलेख स्तंभ अभिलेख है, और जो रुद्रदामन प्रथम थे, जो शक थे, ठीक है ना, जो प्रथम शक शासन थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के पास जो अभिलेख है 150 सदी में लिखा गया था, ये 150 सदी में, तो उसमें ये सारी जानकारी लिखी हुई थी, तभी जा करके ये इतिहास में दर्ज होती है। तो यहाँ यही समझने वाली बात है कि ये जो गिरनार अभिलेख है पहले किसने करवाया था, तो वो रुद्रदामन प्रथम थे। और रुद्रदामन प्रथम के काल में ही क्या हुआ था, वहीं पर एक झील है, सुदर्शन झील है, उस झील का निर्माण भी ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। और निर्माण किसने करवाया था, इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में इसका पहला निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो इसका दोबारा से किसने कराई मुरम्मत, अशोक ने, जो कि एक शक शासक था। इस अभिलेख के अनुसार हुणों को, जो हुण थे उनको मलेच कहा जाता था, का जो गवर्नर था उसका एक पुत्र था, उसका नाम पर्णदत्त था, उसको ये सुदर्शन झील की मुरम्मत का कार्य सौंपा गया था। यानी उस पर्णदत्त ने ही इस सुदर्शन झील का निर्माण यानी कि मुरम्मत दोबारा से करवाई थी, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद जीवित गुप्त हुआ, जीवित गुप्त द्वितीय हुआ, इसका पता बरनाम अभिलेख से मिलता है। एक और यहाँ सुंगपेन एक व्यक्ति था जो 6वीं शताब्दी में भारत में आया था 500 ईस्वी पूर्व। उस समय गुप्त वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया था, उनके बाद ही यह भारत में आया था। अब हम कुछ टाइम पीरियड यहाँ लिखे हुए हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, कौन सा गुप्त पहले आया, कालक्रम के अनुसार मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पर समझते हैं टाइम लाइन पीरियड उनका। तो ये सिरगुप्त थे, इसने राज किया 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। फिर घटोत्कच हुआ, घटोत्कच का पीरियड था 280 से 319 ईस्वी तक। इसको हम आरंभिक उसमें रख लेंगे कि ये आरंभिक काल था उनका, क्योंकि उन्होंने राज किया था 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। तो ऐसे में इतने सारे राजा बीच बीच में आए, किसी ने हुणों को निपटाया, किसी ने किसी को निपटाया, तो इस प्रकार से इनका राज इतने सालों तक चला। तो आगे देखते हैं, इसको हम रखेंगे आरंभ में। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे को चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। इसको 319 से 355 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने राज किया। समुद्रगुप्त जहाँ ये फिनिश हो जाता है तो समुद्रगुप्त आ जाता है। तो इसने राज किया 335 से 375 ईस्वी तक। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय 5वें नंबर पर। तो इसका टाइम पीरियड था 375 से 415 ईस्वी तक। अब आप कैसे याद रखोगे इसको, ये 319 है तो चारों को तो तीसरी शताब्दी में रख लेंगे, इनके अंदर 3 वर्ड आते हैं, है ना, 319, 355 ऐसे करके याद रखेंगे। और ये जो बाद की है कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, उसको 415 से 455 ईस्वी तक और स्कंदगुप्त को 455 से 467 ईस्वी तक। ये हुणों से बहुत लड़े थे। जो स्कंदगुप्त है ना, इन्होंने हुणों को बहुत निपटाया था, भर भर के इनको मार भगाया था हुणों को। फिर इसके बाद भी कुछ मतलब के कमजोर राजा हुए गुप्त वंश के। वो कमजोर राजा कौन कौन से, नरसिंहगुप्त था, बुधगुप्त था, और जो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त के आते आते इसका पतन काल हो गया, यानी कि ये समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से इनका आरंभिक काल और किस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। बाकी ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसके युग को स्वर्ण काल कह सकते हैं। इन दोनों के जो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त हैं, इनको स्वर्ण काल में रख सकते हैं आप, स्वर्ण काल में। तो इस प्रकार से इनका टाइम पीरियड था। अब हम बात करते हैं गुप्त शासन में शासन और प्रशासन कैसे चलाया जाता था, ये समझते हैं यहाँ पर। तो उसके बारे में कुछ प्रांतों में बांटा हुआ था, कुछ जिलों में बांटा हुआ था, कुछ ग्रामों में बांटा हुआ था, कुछ न्याय व्यवस्था थी, उनके बारे में यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं केंद्रीय शासक कैसे, केंद्रीय
प्रशासन कैसा था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय की कैसी थी, तो यहाँ देखते हैं। राजा प्रमुख होता था, प्रांतीय जो अधिकारी होते थे उसको उपरिका कहते थे। क्या कहते थे? उपरिका, प्रांतीय अधिकारी को। ठीक है। अब सम्राट पहला क्या हुआ? राजा। ठीक है ना, पहले राजा, इसके बाद क्या आता है? उपरिका, यानी कि जो प्रांत होते हैं उसको मैंने अभी बताया, उपरिका। और विषय किसी कहते थे? विषय कहते थे जिले को। ठीक है। विधि या पत्तन, विधि या मतलब पत्तन, ये किसको कहते थे? विधि या पत्तन, छोटे छोटे जो भाग होते थे उसको कहते थे। और ग्राम को गांव कहते थे। जो गांव होते हैं उनको ग्राम कहते थे। और जो ग्राम को चलाने वाला होता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर मैं सरपंच हूँ, वैसे हूँ भी इस गांव की, तो उसको जो सरपंच होता था उसको ग्रामिक कहते थे। आगे समझते हैं। ठीक। अब जिला प्रशासन की बात करते हैं। जिला प्रशासन की, प्रांत अनेक जिलों में बटा होता था। ठीक है ना। जिलों को क्या कहते थे? विषय। विषय के शासक तो कुमार मात्य भी कहते थे। ठीक है। अब जिलाधिकारी, जिलाधिकारी को क्या कहते थे? और जिलाधिकारी को क्या कहा जाता था? जिलाधिकारी को विषय महत्तर कहते थे। ये प्रथम कुलिक होते थे, यानी प्रधान होते थे ये। अब जिलाधिकारी को विषय महत्तर या प्रथम कुलिक कहते थे। प्रधान शिल्पी भी कह सकते थे इनको। अब जो प्रधान होता है, सेठ होता है, जो मतलब कि कोई लाला होता है ना, ऐसे कोई काम करता था साहूकार का, तो उसको क्या कहते थे? नगर श्रेष्ठी। क्या कहा जाता था? नगर श्रेष्ठी, प्रधान सेठ को। ठीक है। अब प्रथम कायस्थ कौन था? जो कोई भी बुक वगैरह, जो भी पत्रों पर या किसी भी शिलालेखों पर या स्तंभ लेखों पर या मुद्राओं पर कुछ लिखना होता था, तो उसको क्या कहते थे? प्रथम कायस्थ, यानी प्रधान लेखक। सार्थवा किसे कहते थे? सार्थवा व्यापार करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होता था, जो व्यापार करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर करके किन्हीं वस्तुओं को बेचता था, या कि कोई वस्तु का विक्रेता था, उसको क्या कहते थे? सार्थवाह। ठीक है। क्या कहते थे? सार्थवाह। आगे समझते हैं। अब ग्राम शासक क्या था? ग्राम के मुखिया को ग्रामाध्यक्ष कहते थे। गांव का मुखिया यानी एक सरपंच होता था, उसको क्या कहते थे? ग्रामाध्यक्ष। देश को उस टाइम में राष्ट्र कहते थे। भुगती या अवंती, राज्य को जो आज के समय में हम राज्य कहते हैं, उस समय में हम भुगती या अवंती कहते थे। क्या कहते थे? भुगती या अवंती। ठीक है। ये वाले राज्य के कुछ भाग, यानी जो राज्य होते हैं उसके कुछ भाग और होते हैं, संभाग और होते हैं, उसको क्या कहते थे? विषय। ठीक है। जिले को क्या कहते थे? जिले को शब्दावलियां हैं, ये आती हैं क्वेश्चन उसके अंदर। जिले को विधि कहते थे। ठीक है। अब इस टाइम में हमारे देश में तहसील होती है, उस समय में तहसील को क्या कहते थे? तहसील को पेट कहते थे। पेट। ठीक है। पेट कहते थे। और जो गांव होते हैं, अब इस जमाने में हम गांव कहते थे, उस समय में हम ग्राम कहते थे। ग्राम कहते थे। ठीक है। कुछ जो पदाधिकारी होते थे, पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? पदाधिकारियों को कुमार मात्य कहा जाता था। पदाधिकारियों को कुमार मात्य, ये कुछ शब्दावलियां हैं उस समय में किसको क्या कहा जाता है। आगे समझते हैं। फिर आता है न्याय विभाग। ऐसा नहीं है, उस समय में न्याय व्यवस्था बहुत ही बेकार होती थी। जिसके पास ज्यादा पावर होती थी वो ही सही में शासक करता था, अन्यथा मार काट की तरह मार देते थे। उस समय में कुछ भी होता था, मतलब कि। आगे समझते हैं। यहाँ पर न्याय विभाग जो मुख्य अधिकार था, जो मुख्य अधिकार होता है न्याय विभाग का, तो उसे क्या कहते थे? विन्याय स्थिति स्थापक, यानी ये प्रधान न्यायाधीश। इस समय में प्रधान न्यायाधीश
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जज बैठता है, ठीक है ना। राजा तो क्या होता था, राजा जो भी दंड देता था वो स्वीकार कर लेते थे। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि वो ही न्यायाधीश होता था सबसे बड़ा, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं। और यदि प्रधान न्यायाधीश राजा होता था, मुख्य न्यायाधीश जैसे हमारा प्रधानमंत्री राजा है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा है, तो वो तो हो गया प्रधान न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश कौन हो गया, मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला सबसे बड़ा जज, वो न्यायाधीश राजा। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे, महादंड नायक कहते, जो मुख्य न्यायाधीश होता था। अब आरक्षण विभाग की बात करते हैं, आंतरिक विभाग की बात करते हैं। आंतरिक व्यवस्था कैसी थी उस समय में, वो भी शांतिपूर्वक रहनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो आंतरिक व्यवस्था जो करने वाला व्यक्ति होता था उसको दंड पाशाधिकारी कहते थे। क्या कहते थे, दंड पाशाधिकारी। और जो सेना होती थी, सेना को महापिल्लुपति, ठीक है, सेना के 3 भाग थे, महापिल्लुपति, बट्टा सौपति और रणभांडा नागरिक। तो इसमें सेना में कौन कौन से भाग आए, जो प्रथम नंबर पे थे, हाथियों की सेना होती थी, जो हाथियों पर चढ़ के लड़ाई करते थे, वो जब सामने से जाते तो हाथी भी कुचल देते थे सेनाओं को। हाथियों को संभालने वाले को क्या कहते थे, महापिल्लुपति। और जो भट्ट अश्वपति थे, कुड़ सेना अधिकारी को बट्टा सौपति। रणभांडा नागरिक सेना के लिए था, जो हर रोज जो सेना होती थी उसके निरीक्षण किया जाता था, उसके खाने पीने का बंदोबस्त सारा कुछ जो करते थे ना सेना के लिए, उसको रणभांडा नागरिक कहा जाता था। तो इस प्रकार से गुप्त वंश की कुछ ये शब्दावलियाँ थी। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाई है। नमस्कार, आज हम कुमार दैत्य महेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा था, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर कुछ मैं बताती हूँ आपको।